बेटी बहू के करतूत। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है जब बूढ़ी सास के बाल पकड़ के जैसे ही घसीटते हुए बहू ने सास को किचन से बाहर धक्का मारा कि तभी गिरती हुई सास को किसी ने संभाल लिया। और जब बहू ने उसका चेहरा देखा तो उसकी आंखें फटी रह गई, क्योंकि वो तो उसकी आखिर कौन था वो इंसान जिसने उस बुजुर्ग महिला को गिरने से बचाया। 70 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला चोरी छिपे किचन में दाखिल हुई और वहाँ कुछ ढूंढने लगी। किचन में जहाँ खाने पीने की चीज़ें रखी थी, उस बूढ़ी महिला ने अपने खाने के लिए वहाँ कुछ ढूंढा और देखा कि एक कटोरी में हलवा भरा हुआ पड़ा है। और वो औरत भूख से इतनी तड़प रही थी कि उसने बिना कुछ ध्यान दिए वो हलवा उठाया और खाना शुरू कर दिया। वो बुजुर्ग महिला जल्दी से हलवा खा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो काफ़ी समय से भूखी है। उसने कुछ नहीं खाया कि तभी एक 20 से 25 वर्षीय महिला अपने कमरे से निकल कर किचन की तरफ आई। जैसे उसने उस बुजुर्ग महिला को हलवा खाती देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई और उस बुजुर्ग महिला पे चिल्लाती हुई बोली, ए बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मर्जी के बिना मेरी किचन में पाँव रखने की। अपनी बहू को देखकर वो बूढ़ी औरत बुरी तरह से घबराई। दरअसल उस बुजुर्ग औरत का नाम ममता देवी था और अभी जो 25 से 30 वर्षीय महिला कमरे में से निकलती है वो उनकी बहू थी, जिसका नाम शालिनी था। अपनी सास ममता जी को हलवा खाता हुआ देखकर शालिनी अपने आप को संभाल नहीं पाई और गुस्से में तमतमाते हुए किचन में पहुंची। और किचन में जाकर उसने सबसे पहले अपनी सास के हाथ से हलवे का वह कटोरा छीना और फेंक के मारा बाहर। बरामदे में सब जगह हलवा फैल गया और ममता जी एक नज़र कभी हलवे की ओर, एक नज़र अपनी बहू की ओर देख रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। गुस्से में तमतमाते हुए शालिनी ने अपनी सास को जोरदार थप्पड़ मारा और उसके बाल पकड़ के किचन से बाहर धकेल दिया और ममता जी बाहर बरामदे में जा गिरी। लेकिन वो जैसे बरामदे में बाहर गिरने वाली थी कि अचानक उन्हें किसी ने संभाल लिया और जब ममता देवी की बहू ने किचन से बाहर निकलकर उस बुजुर्ग आदमी का चेहरा देखा तो कुछ पल के लिए तो जैसे शालिनी को सांप सूंघ गया और वो आंख फाड़ कर देखती रह गई। आखिर कौन था वो आदमी जिसे देख करके पैरों तले जमीन निकल गई। कौन था वो फरिश्ता जो ममता देवी जी को उनकी इस नरक भरी जिंदगी से बाहर निकाले आया था। दरअसल कुछ वर्ष पहले ममता देवी ने अपनी बेटी की शादी की थी। ममता जी के परिवार में कुल मिलाकर 5 सदस्य हो गए थे। बेटी की शादी तो उन्होंने बेटे से भी पहले कर दी थी और अब बहू भी इस परिवार का हिस्सा थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था कि ममता जी की बहू शालिनी धीरे धीरे काम से बचने लगी। ममता जी ने काम के लिए उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो खुद अच्छे से जानती थी कि शादी के बाद 1-2 साल तक वो आराम कर लेती उसके बाद घर गृहस्थी में पड़ जाए तब तक उसे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी, क्योंकि वो खुद ही एक गृहिणी थी। तो एक गृहिणी का जीवन कैसे अपने बच्चों के प्रति समर्पित होता है वो बहुत अच्छे से जानती थी। इसलिए शुरू में तो 1-2 साल तो वो खुद ही घर के काम करती रही, लेकिन जिन जिम्मेदारियों को समझते हुए अपनी बहू को आज़ादी दे रही थी, उनकी बहू हर एक जिम्मेदारी से उतना ही बचते जा रही थी। जब ममता जी को इस बात का एहसास हुआ, उन्होंने अपनी बहू को कहा कि वो थोड़ा बहुत घर का काम कर लिया करे, क्योंकि उनकी बढ़ती उम्र के अनुसार घर के काम बहुत हो जाते हैं और वो सारे काम नहीं संभाल सकती। लेकिन उनकी बहू एक कान से सुन और दूसरी कान से निकालती थी। उसे तो बस अपने मन का करना था। धीरे धीरे समय बीता और ममता जी की बहू शालिनी 2 बच्चों की माँ बन गई। अब तो हर समय बस अपने बच्चों में ही लगी रहती। शालिनी बैठी रहती और ममता जी घर का सारा काम संभाल लिया करती थी, लेकिन वो बच्चों को भी नहीं संभाल पाती थी, इसलिए अपने बच्चों को भी अपनी सास के ऊपर ही छोड़ दिया करती। अब शालिनी का बड़ा बेटा 4 साल का हो गया था और उसका एडमिशन अब स्कूल में करा दिया गया था, लेकिन इसलिए उसे तैयार करने के लिए भी यह काम भी ममता जी का ही था। शालिनी तो अपने बच्चों का काम भी नहीं संभाल पाती थी और उनके
बहाने से घर के भी किसी के भी काम में हाथ न लगाती। धीरे धीरे बढ़ती उम्र के साथ शरीर की सहन शक्ति और काम करने की क्षमता भी कम होती जा रही थी, इसलिए ममता जी अब ज़्यादा थकी थकी सी रहने लगी। उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि वो सानी को समझाए कि वो घर के काम में अपनी माँ की थोड़ी मदद कर दिया करे। बेटे ने भी एक बार अपनी पत्नी से कहा, लेकिन उसने उल्टा उसे ही सुना दिया और बोली सुनो अमन, अगर तुम्हें अपनी माँ की इतनी ही चिंता है तो एक काम करो, मुझे मेरे मायके छोड़ आओ, क्योंकि मैं इतना काम नहीं संभाल सकती। मैं अपने मायके में ही कभी इतना काम नहीं किया मैंने, और फिर तुम्हारी माँ इतने सालों से तो यही सब संभाल रही है ना, फिर अचानक से क्या हो गया जो उनसे कोई काम नहीं किया जा रहा। पत्नी को मायके छोड़कर आने के बाद भी वो भी चुप हो गया और कुछ नहीं बोला, उल्टा अपनी माँ को ही जाकर समझाने लगा कि माँ, दो बच्चों का काम संभालते उसके बाद भी तुम चाहती हो कि वो घर का काम करे, ऐसा कैसे संभव है। तो ममता जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा तेरे दोनों बच्चों को नहलाकर मालिश करने से लेकर उन्हें ऊपर का जो भी खाना खिलाना होता है वो सब काम तो मैं ही करती हूँ। घर का खाना बनाना हो या बच्चों को खिलाना हो, हमेशा ही हर चीज़ मेरे ऊपर छोड़ देती है। तब उनका बेटा बोला, अरे माँ, फालतू की बात मत किया करो, पोते पोते हैं तुम्हारे, तुम इनका काम कर लोगी तो आफत नहीं आ जाएगी, बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा ही करेंगे। ममता जी ने धीमी सी आवाज़ में कहा। जब बेटी बहू से ही सेवा नहीं की जा रही तो पोती पोतियों से बोला, क्या उम्मीद। इस पे बेटा झुर्राता हुआ बोला, क्या सेवा नहीं की जा रही तुम्हारी, अरे घर में जो भी बनता है सब खाते ही तो हो ना, तुम्हारे पहनने ओढ़ने की हर चीज़ का तो ध्यान रखता हूँ, उसमें भी ऐसे ताने दे रही हो जैसे कि किसी और के आगे हाथ फैलाती हो। आज न चाहते भी ममता जी बोल पड़ी, बेटा जहाँ तक बात रही खर्च चलाने की, तो मैं तेरा खर्च केवल इतना ही कराती हूँ कि इस घर में 2 वक्त का खाना खाती हूँ, जिसके बदले सुबह से शाम तक नौकरी की तरह लगी रहती हूँ। इसके अलावा मैं तेरा कोई और खर्च नहीं करवाती, क्योंकि जहाँ तक बात रही कपड़े पहनने ओढ़ने की, तो यह बात तू कही मत, क्योंकि यह जो तू साड़ियाँ मेरे पास ही ना, जिसे मैं रोज़ धोती और पहनती हूँ, अभी तेरे पिता ने अपनी मरने से पहले मुझे दिलाई थी और अभी तक वही चल रही है। इसके अलावा और क्या खर्च कराती हूँ मैं। तेरा बेटे ने सच्चाई सहन नहीं हुई और गुस्से में चिल्लाता हुआ बोले, अरे तुम क्या चाहती हो, सारे पैसे तुम्हारे ऊपर ही उड़ा दूँ। मेरे भी बीवी बच्ची है, मेरा भी परिवार है, मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा क्या। मेरे अपने भी बहुत खर्च है, तुम्हारे लिए नई नई चीज़ें लाता रहूं, तुम्हारे शौक पूरे करता रहूं। अरे बुढ़ापे में इंसान को 2 रोटी ही चाहिए और क्या चाहिए होता है। और हाँ, मुझसे इतराने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप जो 2 रोटी मिल रही है उन्हें खाती रहो, वरना पता चले कि इन 2 रोटियों के लिए भी लोगों के आगे हाथ फैलाते नजर आओ। बेटे ने अपनी माँ को इतनी सारी बातें सुना दी और यह सब बातें सालिनी ने दरवाजे के साइड में खड़े होकर सुन ली थी। अब तो सालिनी और भी निश्चित हो गई थी कि वो अपनी सास को जो चाहे वो सुनाती और नौकर की तरह काम करवाती रहती, क्योंकि अब वो अपने पति की तरफ से निश्चित थी। उसे पता था कि उसका पति भी उसी की तरफदारी करेगा, इसलिए वो चुपचाप हर वक्त अपनी सास के पीछे ही पड़ी रहती और उसे रोज बातें सुनाती रहती। बेचारी ममता जी वक्त की ऐसी मारी हुई थी कि अपने बेटे और बहू से क्या ही कहती। जब उनका साथ देने वाला उनका जीवन साथी नहीं रहा तो अब वो किसके भरोसे अपनी बहू और बेटे से झगड़ा मोल लेती। चुपचाप बेचारी काम में लगी रहती थी। एक दिन सालनी का बेटा वहीं खेल रहा था और उसने तेल फैला दिया। वहाँ पड़े हुए तेल पे ममता जी का पैर पड़ा, जिससे वो फिसल कर गिर पड़ी। उसके हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा और वो दर्द से चीखने चिल्लाने लगी, पर उनकी बहू ने उनकी एक न सुनी, उल्टा उन पर चिल्लाती हुई बोली, जरा से फिसल कर गिर क्या गई है, इतना ड्रामा कर रही है जैसे इसके हाथ पे टूट गए हो। अरे तेल पे फिसल कर गिरी हो, कोई छत से नहीं गिरी जो इतना चीख रही है, इतना चिल्ला रही है। चुपचाप उठो और जाकर किचन में काम संभालो लो। स्कूल से बच्चे आते ही होंगे और आते हुए खाने को मांगेंगे, जाकर खाना बना ले।
मुमताज़ जी ने बहुत हिम्मत की और वो उठी, लेकिन शायद उनके हाथ में बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। कुछ ही देर में उनका हाथ सूज गया और वो अपने उस हाथ से कुछ भी नहीं कर पा रही थी। शाम को बेटे के आने पर उन्होंने उससे कहा कि बेटा, मुझे डॉक्टर के पास दिखा ला। आज मैं फिसल कर गिर पड़ी, जिससे मेरे हाथ में चोट लगी और बहुत दर्द भी हो रहा है। मुझे लगता है शायद हड्डी में ज़्यादा चोट लग गई है। एक बार डॉक्टर एक्सरा कर देगा तो पता चल जाएगा क्या परेशानी है, वरना खामोखा परेशानी बढ़ जाएगी। इस पर उनका बेटा झुझलाता हुआ बोला, क्यों, तुम तो मुझसे कह रही थी कि खाने के अलावा कोई खर्च नहीं करवाते। अब तुम्हारी दवाइयों का खर्चा क्या कोई और उठाएगा? डॉक्टर के पास बातों से नहीं जाया जाता। अब फिर ऐसे कह रही हो एक्सरा करवाने को, जैसे वो हमारा रिश्तेदार है और हमारे लिए तैयार बैठा होगा कि हम जाएंगे और तुम्हारा इलाज शुरू कर देगा और हमसे पैसे भी नहीं मांगेगा। इतनी भी चोट नहीं लगी है जितना तुम ड्रामा कर रही हो। चुपचाप जाकर गर्म पट्टी बांध लो, सो जाना, सुबह तक ठीक हो जाएगी। मुमताज़ जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैं सुबह से इस पे कई बार मूव लगा चुकी हूँ, लेकिन सूजन कम नहीं हो रही है। बेटे ने बात को फिर भी अनसुना करते हुए वहाँ से अपनी कमरे में चला गया। ममता देवी क्या ही करती, उन्होंने फिर से अपने हाथ पैर में मूव लगाई और गर्म पट्टी बांधकर सो गई। अगली सुबह जब तक बहू बेटे की आंख खुली तो देखती है कि बहू चिल्लाने लगी, क्योंकि अभी तक घर का कोई भी काम नहीं हुआ था। बहू तो उठते ही अपनी सास के कमरे में जा दमड़ी और बोली, मुझे टाइम नहीं दिखता, कितना टाइम हो रहा है। महारानी आराम से सो रही है, जैसे घर का तो कोई काम करेगा, घर का काम नहीं करना। शालिनी की आवाज़ सुनकर ममता जी उठ गई और बोली, बेटा, मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द है और मैं पूरी रात सो नहीं पाई। अभी आंख लगी थी कि तुम आ गई। तब उनकी बहू बोली, तो क्या कोई सोने का समय है? नहीं सो पाई तो इसमें मैं क्या करूँ? सोई तू नहीं और भूखे मेरे बच्चे मरे। उठ और उठकर जाकर खाना बना दे। तेरा बेटा भी ऑफिस जाने के लिए इंतज़ार कर रहा है, जाकर लंच बना दे। ममता जी अपनी बहू को दिखाती हुई बोली, बहू देख तो सही, मेरा हाथ कितना सूज रहा है, मुझसे खाना नहीं बनाया जाएगा। इस पे बहू को बहुत तेज गुस्सा आया और गुस्से में उसका हाथ पकड़ कर मरोड़ दिया। दर्द के मारे ममता जी चिल्ला उठी। उसकी चीख सुनकर जैसे उसका बेटा उसके कमरे में आया तो बोला, क्या हुआ माँ, कैसे पूरा घर सर पे उठा लिया? तभी उसकी पत्नी बोली, कुछ नहीं, तुम्हारी माँ की हड्डी मुड़ गई होगी शायद। बस यही सोचकर मैं इनका हाथ सीधा कर रही थी, पर ये देखो तो सही, जरा दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम अपनी माँ को लेकर आज दिखा आना, वरना यह बुढ़िया तो इतनी कमज़ोर है कि काम से बचने को इसे अच्छा बहाना मिल रहा है। बेटा मुमताज़ जी को डॉक्टर के पास ले गया तो पता चला कि उसके हाथ में फ्रैक्चर है। डॉक्टर ने उसके हाथ पे प्लास्टर कर दिया। हाथ में प्लास्टर होने की वजह से मुमताज़ जी घर का कोई काम नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से शालिनी हर वक्त उससे चिड़ी सी रहती थी और हमेशा ही उससे गुस्से में बात किया करती थी। डॉक्टर ने कम से कम 7 दिन प्लास्टर हाथ पे रखने को कहा था, इसलिए ममता जी घर के काम तो नहीं कर पा रही थी, पर अपने पोते पोतियों को संभालने का काम तो कर ही लेती थी ताकि शालिनी की थोड़ी मदद हो जाए। लेकिन शालिनी को यह दिखाई नहीं देता, हमेशा ही अपनी सास को इस बात का ताना देती कि उसकी वजह से शालिनी को कितना काम करना पड़ रहा है। एक दिन शालिनी जब काम करते करते अपनी सास को ताना सुना रही थी कि उनकी वजह से ही उसे यह सब झेलना पड़ रहा है, तब ममता जी ने धीमी सी आवाज़ में इतना कह दिया कि बहू, एक बात बता, अगर तू काम कर रही है तो किसी पे एहसान तो नहीं कर रही। यह तेरा अपना घर है और अपने घर में सब लोग काम करते ही हैं। मेरी पूरी ज़िंदगी निकल गई काम करते करते और पिछले 4 साल से मैं तेरे लिए भी सब कर रही हूँ और तू है कि 5 दिन में ही उब गई। ममता जी ने के इतना बोलते ही उनकी बहू बोली, हाँ, मुँह की ज़बान तो बहुत लंबी है तेरी, बोलने के लिए कह दो तो ज़रा चुप नहीं हो सकती, ज़रा 2 बातें कह दो तो सुन थोड़ी सकती है। महारानी है, किसी की बातें क्यों सुनेंगी? बहुत सुनाने का शौक चढ़ा है, बहुत ज़्यादा बोलने लगी। अब देख तो
मैं आज क्या करती हूँ, आज तुझे खाना ही नहीं दूंगी। यह कहकर शालिनी किचन में काम करने लगी और सच में जैसा उसने कहा था, उसने अपनी सास को दोपहर में खाना नहीं दिया। ममता जी भूखी थी और बार बार शालिनी से खाना मांग रही थी, लेकिन शालिनी ने सुनकर भी अनसुना कर दिया और रसोई का ताला लगाकर कमरे में जाकर सो गई। अब तो शालिनी ने रोज का यही नाटक बना दिया था, कभी अपनी सास को खाने को देती तो कभी नहीं, ऊपर से रसोई का ताला लगा कर रखती, जिससे कि बेचारी ममता जी कुछ चाहकर भी नहीं खा पा रही थी और अपने बच्चों को ममता जी के पास छोड़कर खुद मज़े से सो जाती थी। ममता जी दिन में बच्चों को संभालती रहती तो उन्हें भूख का एहसास भी नहीं होता, लेकिन सब बच्चे सो जाते और वो अकेली रह जाती तो अकेली रह रहकर उनका ध्यान उनकी भूख की तरफ ही जाता और भूख से व्याकुल हो जाती। जिस समय पे ममता जी को खाने पीने का और ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए था, उस समय पर उन्हें मिलने वाली रोटी सब्जी भी उनके मुंह से छीन ली गई थी। ममता जी एक दिन कमज़ोर होते जा रही थी और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ममता जी सुबह भूखी थी, बस आज उनकी बहू रसोई में ताला लगाना शायद भूल गई थी और इसलिए ममता जी भूख से व्याकुल होकर किचन में चली गई। उन्हें लगा कि उनकी बहू सो रही है, इतने ही में कुछ खा लेगी, लेकिन अब में शायद वो जाग रही थी और किचन में हुई इस आवाज़ को सुनकर वो आ गई। जब उसने अपनी सास को खाना खाते देखा तो उसने गुस्से में जाकर उसके हाथ से वो कटोरा छीनकर खाना फेंक दिया और उसके बाल पकड़कर उन्हें धक्का दिया, जिससे ममता जी बरामदे में गिरने ही वाली थी कि तभी किसी ने आकर उन्हें संभाल लिया। सब शालिनी ने देखा तो वो चौंक गई, क्योंकि यह कोई और नहीं शालिनी के पिता थे। शालिनी के पिता ने अपनी बेटी को इतना बुरा बर्ताव करते हुए देखा तो उन्हें भी यकीन नहीं हुआ कि उनकी बेटी अपनी सास के साथ ऐसा बर्ताव करती है। जो बेटी अपनी मायके में जाकर अपनी भाभी को सीख देती है कि भाभी माँ पापा का ध्यान रखा करो, बढ़ती उम्र में बुजुर्गों से कहाँ काम होता है, वो बेटी ससुराल में अपनी सास पर ऐसा अत्याचार कर रही है। यह सब देखकर शालिनी के पिता रामलाल जी भी बहुत परेशान थे। उन्हें देखते शालिनी बोली, पापा आप अचानक यहाँ कैसे? तब गुस्से में रामलाल जी बोले, अच्छा हुआ कि अचानक आ गए, अगर तुझे बताकर आता तो तेरा ये रूप देख नहीं पाता कि तू जो घर पे आकर इतनी ज्ञानी बनती है, अपनी सास के साथ असलियत में तू कैसे बर्ताव करती है, जैसा कोई जानवरों के साथ भी ना करे। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तू मेरी ही बेटी है। इतनी संस्कारहीन और इतनी बदतमीज, शर्म नहीं आती तुझे मुझे अपनी बेटी कहते हुए? ऐसी नालायक औलाद का पिता कहलाने से तो किसी को भी शर्म आएगी। तुझे शर्म नहीं आई अपनी सास के साथ इतनी बदतमीजी करते हुए? जो ज्ञान तू घर आकर अपनी भाभी को बोलती है, अब वो समझदारी कहाँ चली गई? अब मुझे अपनी सास की उम्र दिखाई नहीं दे रही थी या कि उनके हाथ में चोट लगे हैं और बीमार आदमी के साथ भी तू ऐसा बर्ताव कर रही है। तब अपनी सफाई देती हुई शालिनी बोली, नहीं पापा, अब जैसा सोच रहे वैसा नहीं है। वो तो माची का पैर फिसल गया और वो गिरने वाली थी, है ना माची? अपनी सास की तरफ घूरती हुई बोली। तब शालिनी के पिता रामलाल जी बोले, बस कर शालिनी, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोड़ी, एक तो अपनी सास के साथ बदतमीजी कर रही है, ऊपर से मेरे सामने अच्छा बनने के लिए झूठ बोल रही है। मैंने अपनी आंखों से तुझे देखा है कि तू अपनी सास के साथ कैसा बर्ताव कर रही है। तुझे शर्म नहीं आती इतनी बुजुर्ग अपने सास के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए? जिस घर में तू महारानी बनकर पैर पसारे पड़ी है ना, यह घर भी तुझसे पहले इनका है। यह तो इनकी शराफत है कि यह तुझे कुछ नहीं कहती, वरना आजकल की बहुएं जैसा बर्ताव करती है ना, उसके साथ सासू ने घर में रहने दे, वही बड़ी बात है। तुझे देखकर तो मैं यही कहूँगा कि मेरी बहू तो लाख गुना अच्छी, कम से कम मेरी तरह तेरी तरह बदतमीजी तो नहीं करते। मेरी और मेरी पत्नी की बहुत अच्छी सेवा करती है, कम से कम तेरी तरह नहीं करती। जैसे तू अपनी सास को पीट रही है ना, आज तक उसने कभी ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं की। उसके सामने तो तू कुछ नहीं है।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी औलाद इतनी घटिया भी हो सकती है। अपने पिता के मुंह से अपने लिए इतनी बुरी बातें सुनकर शालिनी को गुस्सा आ गया था, लेकिन शालिनी और गुस्से में आकर जैसे शालिनी ने अपनी सास पे हाथ उठाना चाहा, यह कहते हुए कि आज तेरी वजह से मेरे पापा ने मुझे इतनी बातें सुनाई हैं, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं बुढ़िया। यह कहते हुए वो अपनी सास को थप्पड़ मारने लगी कि तभी शालिनी के पिता ने उसका हाथ पकड़कर उसे जोरदार तमाचा लगाया और शालिनी से बोले कि आज के बाद मेरा तुझसे कोई मतलब नहीं है। तेरे जैसे स्वार्थी और मतलबी लड़की से मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, जिसे बड़े छोटे का लिहाज नहीं, जिसे बड़ों का सम्मान करना नहीं आता, ऐसी लड़की से भला मैं क्यों रिश्ता रखूं। आज तू जो अपनी सास के साथ कर रही है, कल को क्या भरोसा कि तू हमारे साथ भी ऐसा बर्ताव करेगी। इसलिए आज के बाद तेरा हमसे कोई रिश्ता नहीं है। और आज ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर ममता जी का बेटा घर आया था, क्योंकि उसके ससुर यानी रामलाल जी ने फ़ोन कर उसे बता दिया था कि वो घर आ रहे हैं, इसलिए वो घर आ गया था। जब उसने रामलाल जी को शालिनी को थप्पड़ मारते हुए देखा तो वो बोला, पापा ये आप क्या कर रहे हैं और आप शालिनी को क्यों मार रहे हैं। इस पे गुस्से में चिल्लाते हुए रामलाल जी बोले, शालिनी को क्यों मार रहा हूँ, तुझे शालिनी दिखाई दे रही है लेकिन अपनी माँ दिखाई नहीं दे रही। अरे कैसे बेटी हो तुम, पत्नी के बीच इतने पागल हो गए हो कि माँ दिखाई नहीं देती, बूढ़ी माँ का दर्द दिखाई नहीं देता। इस पे अमन की बोलती बंद हो गई और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। अब अमन बिल्कुल चुपचाप खड़ा सुन रहा था। उसके ससुर ने उसे हजारों बातें सुनाई और कहा कि तुम जैसा नालायक बेटा होने से तो अच्छा है कि इंसान बिन औलाद ही रहे। अरे यह तो फिर भी मेरी बेटी तुम्हारी माँ तो तुम्हारी सगी है ना, उन्होंने तो तुम्हें जन्म दिया है और उसकी इतनी दयनीय स्थिति देखकर भी तुझे शर्म नहीं आती, ऐसे में भी अपनी पत्नी की वफादारी करते फिरती हो। अरे कैसे इंसान हो तुम, मुझे तो आज शर्म आ रही है अपनी परवरिश पर कि मेरी औलाद इतनी घटिया भी हो सकती है। अब तो शालिनी नीचे मुँह करके अपने पिता की बातें सुनती जा रही थी। तब शालिनी के पिता ने कहा, और समधन जी या यूँ कहूँ बहन जी, आप एक बात बताइए, आप इतनी बड़ी होकर घर की सबसे वरिष्ठ व्यक्ति हैं, आप फिर भी आप इन लोगों की बातें क्यों सुनती हैं और इनके अत्याचार झेल रही हैं। तब ममता जी बेचारी रोती ही बोली, भाई साहब इनके अलावा मेरा है ही कौन जिसके लिए मैं इससे लड़ूँ झगड़ूँ। अब जो तो जैसे भी हो, बस जीवन इन्हीं के साथ गुजारना है, बस अपना समय काट रही हूँ और इंतज़ार कर रही हूँ कब ईश्वर के घर में बुलावा आए और कब मैं इस नरक ज़िंदगी से आज़ाद हो पाऊँ। तब रामलाल जी ने कहा, बहन जी आपने यह नरक भरी ज़िंदगी अपने लिए खुद चुन रखी है और वैसे भी जब तक इंसान खुद कुछ नहीं करना चाहे तब तक ईश्वर भी उसे किसी परेशानी से मुक्त नहीं करा सकता। आपने अपनी इस नालायक औलाद को इतना सर पे चढ़ा लिया है, उनकी हर बात मानती रही। जब उन्होंने आपसे पहली बार बदतमीजी से बात की तभी आपने इन्हें कड़ा जवाब क्यों नहीं दिया और आप क्या सोचकर बस समय काट रही। आज जो स्थिति इन लोगों ने आपकी कर दी है उससे तो आप कुछ साल नहीं केवल कुछ दिनों के ही मेहमान रह जाएंगे शायद। आप नहीं जानते कि यह सब कुछ भाई साहब ने अपनी कड़ी मेहनत से बनाया था, किसी की पुश्तौनी ज़मीन नहीं है या और फिर उन्होंने यह सब कुछ आप ही के लिए तो छोड़ा था। उन्होंने कहा भी था कि उनकी मौत के बाद सारी ज़मीन जायदाद सब कुछ आपका ही है। दरअसल रामलाल जी और ममता जी के पति आपस में अच्छे मित्र थे, जिन्होंने अपनी मित्रता को रिश्तेदारी में बदल दिया था। जब शालिनी के पिता शहर में ही थे उस वक्त अमन के पिता गांव से शहर आए थे और आकर उन्होंने सब कुछ अपनी मेहनत के दम पे किया और अपना घर बनाया। और इसलिए रामलाल जी अपनी बेटी से ममता जी का हालचाल पूछते रहते थे, क्योंकि ममता जी रामलाल जी को बहुत मुँह बोली भाई मानते थे। लेकिन शालिनी के पिता जब भी उससे कुछ पूछते तो शालिनी कह दिया करते थे कि उसके सास बिल्कुल ठीक है। और क्योंकि शालिनी के पिता इस शहर में नहीं थे, वो शहर से बाहर रहते थे, इसलिए जब भी अपने घर आते तो
रात को आते और सुबह अपने काम पे वापस चले जाते। लेकिन आज वो कुछ दिनों की छुट्टी लेकर आए थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों न जाकर शालिनी के ससुराल में ममता जी से मिल लिया जाए। बहुत दिन हो गया ममता बहन से मिलना भी नहीं हुआ, इसलिए वो बिन बताए शालिनी के ससुराल में आ गए। और आए तो उन्होंने यह सब देखा। सब रामलाल जी ने ममता जी को उनके पति के कहे शब्दों के बारे में बताया। तब शालिनी और उसका पति अमन दोनों की आंखें चौड़ी हो गई। रामलाल जी ने अमन और शालिनी के सामने कहा कि यह सब कुछ आपका ही है। ममता बहन, अगर आपकी औलाद आपको सही से नहीं रखती तो आप इन्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दीजिए। यह सब सुनकर शालिनी और अमन तुरंत अपनी माँ के पैरों में गिड़गिड़ाने लगे और उनसे अपने किए की माफ़ी मांगने लगे। ममता जी एक पल में अपने उन दुखों को नहीं भूल सकती थी जो उनके बेटे और बहू ने उन्हें दिए थे। वे रामलाल जी की तरफ देखने लगे तो रामलाल जी ने कहा, बहन, तुम्हारी जो भी इच्छा होगी वही होगा। अगर तुम्हें इन्हें माफ़ नहीं करना चाहती तो न सही, और यदि तुम चाहो तो इन्हें एक और मौका दे सकती हो। तो ममता जी ने अपने बेटे और बहू से कहा कि वे दोनों को माफ़ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, वे उन दोनों को एक मौका देने के लिए तैयार है। लेकिन यदि उनके बेटे और बहू मृत्यु के अंत समय तक उनकी सेवा करते रहे तो दोस्तों, आज के समय में यदि आप चाहते हैं कि औलाद बुढ़ापे में आपको आंखें न दिखाए या फिर आपको बेसहारा न छोड़ दे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि समय रहते आप अपने बारे में सोचें और सही फैसला करें। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।